अगर आप 2024 की एमएनएस प्लस नीट की तैयारी कर रहे हैं तो बी पर्सोनिफाइड लेकर आया है बी पर्सोनिफाइड इंस्टेंट स्कॉलरशिप टेस्ट। इस टेस्ट के थ्रू आप हमारे 2024 के बैचेस के अंदर अप टू 90% जो स्कॉलरशिप है आप उसका जो फायदा है वहां पर उठा सकते हैं। स्कॉलरशिप टेस्ट के अंदर एनरोल करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए गूगल फॉर्म को आपको फिलअप करना है एंड आपको हमारी तरफ से हमारी कॉल का वेट करना है। टॉपिक है हमारा जिसको हम पढ़ने वाले हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम, और रेस्पिरेटरी सिस्टम का सबसे डिफिकल्ट टॉपिक आज डिस्कस करेंगे। सबने पढ़ा है, बहुत सारे लोग भी पढ़ाते हैं, मुझसे भी पढ़कर देखें एक बार। नाम है ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। आपको बहुत सारी बुक्स में शायद बहुत सारी एक्सप्लेनेशंस भी मिल सकती हैं, लेकिन जो मैं एक्सप्लेनेशन आपको देने वाला हूं शायद आपको कहीं ना मिले। तो जी टॉपिक शुरू करेंगे। टॉपिक का नाम है ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, जिसको कॉमन भाषा में हम ODC लिखते हैं, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। देखिएगा ये कर्व कैसी है। तो अगर नॉर्मली मान लीजिए मैं एक ग्राफ को ड्रॉ करूं तो हमें बताया गया कि ये कर्व जो है ये सिग्मोइड शेप्ड है। ठीक है जी, हमने भी एस शेप की एक कर्व बना दी। लेकिन ये कर्व बनाई क्यों है, इसको समझने के लिए हमें दो चीजें समझना बहुत जरूरी है। क्या समझेंगे? एक हीमोग्लोबिन के बारे में और दूसरा ऑक्सीजन के बारे में। अब इसको कैसे समझें, जरा इस पे ध्यान दीजिए। देखिएगा हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के साथ बाइंडिंग कैपेबिलिटी बहुत ही ज्यादा अच्छी है। हमने यह भी पढ़ा हुआ है कि हीमोग्लोबिन के साथ 4 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के बाइंड होते हैं, लेकिन वो किस तरह से बाइंड करते हैं उसको आप समझने की ट्राई करिएगा, और ये ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व वही चीज बताती है। देखिएगा अगर शुरुआत में आप इस ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व को देखें तो शुरुआत में आपके पास कोई भी एक्सपोनेंशियल वैल्यू यहां पर नजर नहीं आएगी। इसका मतलब यह है कि सडनली आपके पास हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से नहीं चिपक पाया। तो देखिएगा ये जो आपके पास इतना सा कर्व है ये क्या चीज बता रहा है? ये बता रहा है कि हीमोग्लोबिन का एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के साथ में बाइंड हो गया, या ये समझ लें ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल हीमोग्लोबिन के साथ बॉन्ड होने पर हीमोग्लोबिन में जब अनस्टेबिलिटी आई तो एक्सपोनेंशियली आपके पास अनदर 2 मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन के साथ में ऑक्सीजन के बाइंड हो गए। देखिए बहुत सिंपल सी चीज, शुरुआत में हीमोग्लोबिन एक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड हुआ, उसके बाद जैसे ही आपके पास हीमोग्लोबिन अनस्टेबल हुआ वैसे ही अनदर 2 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन ने फायदा उठाया और वो हीमोग्लोबिन के साथ चिपक गए। अब देखिए क्या हुआ, आप एक अगर नॉर्मली समझें, देखिए मैं अगर स्टेबल काइंड का इंसान हूं, जब तक मेरे को अनस्टेबिलिटी नहीं आएगी तब तक मैं अपनी पोजीशन से नहीं हिलूंगा। देखिए यहां भी हीमोग्लोबिन के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। पहले मॉलिक्यूल ने सडनली हीमोग्लोबिन को अपनी पोजीशन से हटने के लिए मजबूर कर दिया, तो जैसे ही हीमोग्लोबिन अपनी पोजीशन से हटा अनदर सेकंड जो 2 मॉलिक्यूल थे उन्होंने हीमोग्लोबिन के साथ सडनली बॉन्ड कर लिया। इसीलिए ये एक्सपोनेंशियल फेज आपको नजर आ रही है। उसके बाद अगर आप देखें तो इस सिग्मोइड शेप में वापस से एक स्टेगनेंसी आपको नजर आएगी जो ये चीज बताएगी कि हीमोग्लोबिन के साथ जो 4th नंबर का ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है उसको बॉन्ड करने में डिफिकल्टी हो रही है। लेकिन क्योंकि हमने ये हमेशा पढ़ा हुआ है कि हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड करता है, और यही वो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व है जो इस चीज के बारे में हमें बताती है। इसको थोड़ा सा मैं और इलैबोरेट कर अगर आपको समझाने की ट्राई करूं तो मान लेते हैं कि ये आपके पास एक ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व का मैंने ग्राफ बना दिया, और इस साइड की ओर को मैं लिख देता हूं पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन आपके पास कितना अवेलेबल है, और इस साइड की ओर को मैंने मार्क कर दिया कि परसेंट सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन कितनी है। अब इसको कैसे समझेंगे, देखिएगा जरा। अगर मैं ये कहता हूं कि हीमोग्लोबिन के 4 मॉलिक्यूल हैं, तो 4 मॉलिक्यूल में से अगर एक हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल के साथ एक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन अगर बॉन्ड करता है 4 में से, तो मैंने ये कहा कि 25% हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से सैचुरेट हो चुका है। अगर यही चीज हम अगर ये कहें कि हीमोग्लोबिन के साथ में 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल बॉन्ड हो गए, तो इसका मतलब कितने परसेंट हुआ? 50% हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से सैचुरेट हो चुका। अगर यही चीज अगर हम ये कहें कि हीमोग्लोबिन के साथ
3 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल बॉन्ड हो गए, तो इसका मतलब ये 75% आपके पास में सैचुरेट हो चुका है। और अगर मैं ये कहता हूं कि हीमोग्लोबिन के साथ में 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल बॉन्ड हो गए, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 100% आपके पास सैचुरेट हो चुका है। अब इसको समझने के लिए फिर से मैं आपको थोड़ा सा और इलेबोरेट कर समझाऊंगा। देखिए, मान लीजिए ये आपके पास ग्राफ है। अब मैं यहां पर कुछ वैल्यूज मार्क कर देता हूं। इस साइड की ओर को मैंने कहा था कि हम पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन को लिखेंगे और इस साइड की ओर को परसेंट सैचुरेशन को लिखेंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं मैंने वैल्यूज लिख दी 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30% और यहां पर मान लेते हैं ये 50% हो गया। इसके सो ऑन आगे की ओर को चलेंगे तो मान लेते हैं यहां 60% हो। यहां मार्क कर लीजिए आपके पास ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 5 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, 10 हो गया, 15 हो गया, 20 हो गया, 25 हो गया, 30 हो गया। अब मान लेते हैं जो नॉर्मली आपके पास ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व थी वो कुछ आपके पास सिग्मोइड शेप थी। तो देखिएगा इस कर्व की जो आपके पास 50% सैचुरेशन आपके पास नजर आएगी वो कुछ आपको यहां पर नजर आएगी। ये आर्बिट्री वैल्यू है, आप ऐसा ना सोचें कि ये एक्चुअल वैल्यूज है। तो मान लेते हैं ये आपके पास हीमोग्लोबिन के साथ में 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल ने बॉन्ड कर लिया है, तो 50% आपके पास सैचुरेशन आ रही है, वो कुछ आपको इस जगह पर नजर आई। तो उस समय ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है वो ऑलमोस्ट यहां पर जो नजर आ रहा है वो है 20 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। बहुत सिंपल है। अब देखिए, अगर इसको मैं नॉर्मली और थोड़ा सा इलैबोरेट करूं तो इससे क्या समझ आता है? इससे 2 चीजें समझ आती हैं। एक चीज ये भी तो समझ आती है कि हीमोग्लोबिन के साथ में 2 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के बॉन्ड हुए, लेकिन मान लो इसको मैं थोड़ा सा और इलैबोरेट कर समझाऊं तो इसका मतलब ये भी तो हो सकता है कि हीमोग्लोबिन के साथ पहले ही 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल बॉन्ड हो गए थे, उनमें से 2 मॉलिक्यूल छूट चुके हैं। यह भी तो मीनिंग हो सकता है। बिल्कुल जी, हो सकता है। तो मैं अभी आपको जो समझाऊंगा वो दोनों तरीके से समझाऊंगा और उसके लिए मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज बताने की ट्राई करूंगा जिसको हम बोलते हैं बोहर इफेक्ट। सबने पढ़ा हुआ है बोहर इफेक्ट के बारे में, और एक हम बात करेंगे वो है P50 वैल्यू के बारे में। देखिए P50 वैल्यू क्या है? P50 वैल्यू जो मैंने अभी बोला था कि हीमोग्लोबिन के साथ 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल ने बॉन्ड कर लिया है, तो इसको हमने कहा था 50% है। तो P50 वैल्यू क्या हुआ? हीमोग्लोबिन के साथ 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल जो हैं वो आपके पास सैचुरेशन शो कर चुके हैं। दूसरी चीज देखिएगा, बोहर इफेक्ट। अब बोहर इफेक्ट को डील करने के लिए बोहर ने जो चीज कही हम उसी को डील करेंगे। तो देखिएगा, ये नॉर्मल ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व थी। मान लेते हैं यहां पर कहीं पर 50% सैचुरेशन हो चुकी थी और उस समय आपके पास वैल्यूएशन जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन की थी वो 20 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। तो मान लीजिए ये कहीं पर आपके पास वो वैल्यू है। ये बिल्कुल जी ऐसे वैल्यू बन गई। अब बोहर ने क्या कहा? बोहर ने कुछ सर्टेन पैरामीटर्स बताए और उस पैरामीटर के अकॉर्डिंगली ये बोला कि जब जब वो पैरामीटर्स फॉलो होंगे तब तब ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व विल मूव टुवर्ड्स राइट साइड। तो मान लेते हैं कि मैंने ये राइट साइड जो डॉटेड लाइंस बनाई है राइट साइड को कर्व मूव करेगी। अब ये कर्व कब मूव करेगी राइट साइड को? देखिएगा बोहर ने क्या कहा, जब जब पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा, एक। सेकंड, जब जब टेंपरेचर आपके पास इंक्रीज करेगा, 2। तीसरा, जब जब 2,3 डीपीजी की क्वांटिटी आपके पास इंक्रीज करेगी, और 4th नंबर के ऊपर उसने कहा जब जब H पॉजिटिव आयन की वैल्यू आपके पास इंक्रीज हो जाएगी तब तब आपके पास ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व राइट साइड की ओर को मूव कर जाएगी। अब इस राइट साइड को मूव करने से आप क्या समझते हैं उसको जरा ट्राई करिएगा। अब देखिए, इस अगर कर्व को देखें तो इस कर्व का जो P50 वैल्यू है वो कहीं आपको यहां पर नजर आ रहा है, लेकिन उस समय अगर आप पार्शियल प्रेशर को नोट करिएगा तो पार्शियल प्रेशर तो 20 मिलीमीटर से ज्यादा हो चुका होगा। अब इसको कैसे समझें? अब इसको समझने का एक तरीका यह है। तरीका नंबर 1 यह है कि बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की जब मात्रा बढ़ी तो ऑक्सीजन की वैल्यू आपके पास डिक्रीज हो गई। और सेकंड वर्ड यह है कि अगर मैं ये कह रहा हूं
कि अभी आपके पास 50% सैचुरेशन हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन से नहीं हो पा रही है, इसका मतलब है ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट अब ज्यादा हो गई। तो ये आपके पास पार्शियल प्रेशर मान लेते हैं, मैंने आर्बिट्री वैल्यू में 25 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी लिख दिया। तो देखिए वैल्यूएशन ऑफ ऑक्सीजन जो है वो ज्यादा हो गई P50 को रीच करने के लिए। तो इसका मतलब जब भी कर्व राइट साइड को मूव करती है तो P50 वैल्यू विल इंक्रीज। अब दूसरी चीज, बोहर ने कभी भी इसके अपोजिट पैरामीटर नहीं बताए जो कहीं ना कहीं बुक्स में लिखे हुए हैं, तो आप गलती ना करिएगा। अब देखिएगा, मान लेते हैं कि हमने ये कहा कि कर्व जो है वो लेफ्ट साइड को मूव कर सकती है। तो लेफ्ट साइड को कब मूव करेगी? जब ये सारे पैरामीटर हम एंटागोनिस्टिकली चेंज कर दें, मीन बाय इनको बिल्कुल ही उल्टा कर दें। तो लेफ्ट साइड की ओर को कर्व कब मूव करेगी? जब आपके पास पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर जाए? आपके पास फॉल कर जाए, क्योंकि यहां पर राइट साइड के लिए क्या किया था? इंक्रीज किया था। टेम्परेचर क्या कर जाए? फॉल कर जाए। 2,3 डीपीजी की वैल्यू भी क्या कर जाए? आपके पास फॉल कर जाए। और फोर्थ नंबर पर H पॉजिटिव आयन की जो वैल्यू है वो भी आपके पास डिक्रीज हो जाए। तो ये सारे पैरामीटर अगर हमने इसके रिवर्स कर दिए तो कर्व अब आपको लेफ्ट साइड पर नजर आ रही है। पर इसमें देखिएगा नजर क्या आ रहा है? नजर ये आ रहा है कि आपके पास इस कर्व की P50 वैल्यू तो ये है, और उस समय जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन अब आपको नजर आएगा वो मान लेते हैं आर्बिट्री वैल्यू में यहां पर लिख देता हूं 10 मिलीमीटर ऑफ मर्करी है। इससे एक चीज क्या समझ आई? इससे यह समझ आ रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी में अब या ब्लड के अंदर कम हो चुका है। लेकिन अगर हम यहां पर देखें तो वैल्यूएशन जो आपके पास ऑक्सीजन की है वो भी तो घटी है। इसका मतलब बॉडी के अंदर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन पहले से ही अवेलेबल थी, और जैसे ही वो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के पास पहुंची, ऑक्सीजन को सडनली ही हीमोग्लोबिन ने अपने साथ जोड़ लिया। अब देखो इससे दूसरी और क्या इंफॉर्मेशन मिलती है। मान लेते हैं अगर कर्व लेफ्ट साइड की ओर को मूव कर रही है तो इससे एक रुकावट भी तो पैदा हो रही है। क्या रुकावट पैदा होगी? हीमोग्लोबिन के साथ अगर ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल बॉन्ड हो गए तो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से छूटेगी नहीं, और अगर हीमोग्लोबिन से छूटेगी नहीं तो सेल्स या टिश्यू को सर्वाइवल के लिए जो ऑक्सीजन चाहिए वो कैसे मिलेगी? इसीलिए बोहर ने एक चीज बताई। क्या बताई? कि जब जब कर्व राइट साइड की ओर को मूव कर कर जाएगी तो सैचुरेशन जो ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन के साथ में है वो डिक्रीज करने वाली है। डिक्रीज करने का मतलब क्या हुआ? कि जो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल पहले आपके पास हीमोग्लोबिन से बॉन्ड कर चुके थे, इन पैरामीटर को फॉलो करने के बाद, जो ये मैंने 4 पैरामीटर अभी आपको लिखवाए हैं, इनको फॉलो करने के बाद में आपके पास हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन चिपक कर नहीं रह पाएगी। और जब वो नहीं रह पाएगी तो वो कहां गई? वो गई आपके पास सेल और टिश्यूज के अंदर। तभी जाकर आपके सेल्स और टिश्यू सर्वाइव करते हैं, अदरवाइज वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। लेकिन एक और चीज पे यहां पर एनालाइज करिएगा, देखिएगा हीमोग्लोबिन एक्चुअली है किसके अंदर है? वो तो आरबीसी के इनसाइड है। आरबीसी के इनसाइड में पड़े हुए हीमोग्लोबिन तक पहले ऑक्सीजन का पहुंचना जरूरी है। और ऑक्सीजन कब पहुंचेगी आपकी? वो तभी पहुंच पाएगी जब ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की क्या होगी? कमी। अगर आप ये चीज फॉलो कर लेंगे तो आपको कभी भी बोहर का इफेक्ट और ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व को कभी भी याद करने में दिक्कत नहीं होगी। अब यहां पर मैं कुछ इंफॉर्मेशन भी आपको दे सकता हूं। क्या इंफॉर्मेशन दे सकता हूं? जरा याद करिएगा, मैंने ये कहा कि राइट साइड को जब आपकी ये कर्व मूव कर रही है तो हमने ये कहा कि टेम्परेचर बढ़ता है। टेम्परेचर बढ़ने पर आपके पास ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व राइट साइड पर। देखिएगा इसको कैसे समझेंगे? इसको इस तरह से समझिए कि मान लेते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल आपके पास बॉडी में बढ़ा, तो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बॉडी में बढ़ने पर ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से छूट गई और वो सेल के पास पहुंची। अब सेल का काम क्या है? सेल का काम है उस ऑक्सीजन को यूटिलाइज करिए। अब वो जब ऑक्सीजन को यूटिलाइज करती है तो एरोबिक रेस्पिरेशन होती है। रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस है उसके दौरान में पहली प्रोसेस कैटाबॉलिज्म होगी, क्योंकि वो रेस्पिरेशन के अंदर जो है वो मेटाबॉलिज्म इन्वॉल्व है, और मेटाबॉलिज्म जब इन्वॉल्व होगा तो पहला स्टेप होगा कैटाबॉलिज्म का। तो ब्रेक डाउन होने वाला है। फूड को जब सेल ब्रेक करने के लिए जाएगा तो उस समय उसको एनर्जी यूटिलाइज करने पड़ेगी, लेकिन जब वो यूटिलाइज कर लेगा एनर्जी और प्रोडक्ट बनकर आएंगे तो एनर्जी रिलीज होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, जिसकी वजह से टेम्परेचर जो है बॉडी का वो इंक्रीज कर रहा है। एक और चीज को देखिएगा, यहां पर एक वर्ड लिखा गया था 2,3 डीपीजी। अब ये क्या चीज है?
2,3 डाइफॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड। अब ये क्या चीज है? दिस इज एन इंटरमीडिएट प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस। अभी फिर से देखिएगा, मैंने क्या कहा था, जब कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगी तो ऑक्सीजन का कंटेंट बॉडी के अंदर कम हो रहा है, लेकिन इसका मतलब एक और चीज था कि आपके पास में हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन छूट चुकी थी और वो सेल्स के इनसाइड में जा रही थी, और उसी समय आपके पास ग्लाइकोलिसिस ही होती है ना सबसे पहले रेस्पिरेशन के दौरान में। तो जैसे ही रेस्पिरेशन हुई उस समय आपके पास 2,3 डाइफॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड की क्वांटिटी आपके पास बढ़ी। अब याद कर कर चलना है, 2,3 डाइफॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड सिर्फ अडल्ट हीमोग्लोबिन को ही अफेक्ट करता है, ये फीटल हीमोग्लोबिन को अफेक्ट बिल्कुल नहीं कर सकता है। अब लास्ट पैरामीटर देखिएगा, लास्ट पैरामीटर लिखा है H पॉजिटिव आयन का कंटेंट बढ़ गया। अगर आपको ध्यान हो तो जब आपके आरबीसी के इनसाइड में कार्बन डाइऑक्साइड की एंट्री होती है तो वो आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन करती है। अगर आपको ध्यान नहीं है तो मैं आपको एक रिएक्शन बताता हूं। ये देखिएगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, इसके साथ जब वाटर का मॉलिक्यूल कंबाइन करता है तो आपके पास में कार्बोनिक एसिड बनती है और ये कार्बोनिक एसिड भी आपके पास ब्रेक डाउन कर जाती है H पॉजिटिव आयन इनटू दी बाइकार्बोनेट आयन। जरा ध्यान दीजिएगा, मान लेते हैं कि बॉडी के अंदर अगर कार्बन डाइऑक्साइड की अगर आपके पास मात्रा बढ़ रही है तो आपके पास ये वैल्यूएशन भी बढ़ जाएगी, और अगर ये वैल्यूएशन बढ़ेगी तो H पॉजिटिव आयन की भी वैल्यूएशन बढ़ जाएगी। अब यहां पर देखिए फिर से कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने की वजह से H पॉजिटिव आयन का आरबीसी के इनसाइड में बढ़ना शुरू हो चुकी है। अब जब आरबीसी अगर आपके पास में उसके अंदर जो हीमोग्लोबिन है उसके अंदर अगर H पॉजिटिव आयन जाएंगे तो हीमोग्लोबिन कैसा हो जाएगा? एसिडिक। H पॉजिटिव के साथ में हीमोग्लोबिन कंबाइन कर गया। एसिडिक हीमोग्लोबिन जब भी बनता है H पॉजिटिव आयन का कंटेंट बढ़ने की वजह से ये एक इफेक्ट लेकर आता है, उस इफेक्ट का नाम है हाल्डेन इफेक्ट। आप सबने पढ़ा होगा लेकिन कभी समझा नहीं होगा। हाल्डेन इफेक्ट क्या बताता है? वो ये बताता है कि H पॉजिटिव आयन जब जब आपके पास आरबीसी के इनसाइड में बढ़ेगा वो आपके पास डायरेक्टली हीमोग्लोबिन के साथ बॉन्ड कर जाएगा और आपके पास एक हाल्डेन इफेक्ट लेकर। पर याद करिए, मैंने थोड़ी देर पहले आपको बोला था कि हीमोग्लोबिन के साथ में ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल चिपका हुआ है क्योंकि वो तो सैचुरेटेड है। अब देखिए, ये H पॉजिटिव आयन हीमोग्लोबिन के साथ में जब चिपकने के लिए जाएगा तो ये ऑक्सीजन यहां से छूट जाएगी और ऑक्सीजन आपके पास कहां जाएगी? सेल्स के अंदर। तभी आपके सेल का सर्वाइवल हो पाएगा। अगर ये चीज नहीं हो कि अगर आपका हीमोग्लोबिन एसिडिक ना बन जाए तो कभी भी आपके सेल सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, टिश्यू सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। और इसीलिए ये बोहर का इफेक्ट ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व के साथ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसीलिए P50 वैल्यू भी इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान करिएगा बच्चों, अगर आपको ध्यान हो तो आपने इस तरह की चीज कभी भी ओडीसी के बारे में नहीं पढ़ी होगी, ना तो कभी सोची होगी। अब यहां से एक इंफॉर्मेशन और लीजिए। क्या लीजिए? देखिए, जब जब आपके पास में बोहर के द्वारा बताई गई ये आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू बढ़ेगी तो देखिए इसके साथ में एक चीज और होगी। क्या हुआ? ऑक्सीजन तो बॉडी में कम हुआ। ऑक्सीजन जब बॉडी के अंदर कम हो जाता है तो हमें मालूम है कि ब्लड के अंदर ऑक्सीजन कम होने पर हाइपोक्सिया क्रिएट होता है। हाइपोक्सिया जब क्रिएट होगा तो देखिए उस समय सबसे बड़ा नुकसान क्या होगा? नुकसान यह होगा कि आपको ब्रीदिंग में डिफिकल्टी आ रही है, रेस्पायर करने में डिफिकल्टी आएगी, तो ब्रेथलेसनेस हो रही है। अब देखिए उस ब्रेथलेसनेस को ओवरकम भी करना है और ओवरकम करने के लिए उसी समय बॉडी के अंदर आपके पास सिस्टम डेवलप्ड है। क्या डेवलपिंग सिस्टम है? कि आपकी किडनी को इंस्ट्रक्ट किया जाएगा। किडनी को क्या इंस्ट्रक्शन भेजी जाएगी कि जक्स्ट्राग्लोमेरुलर सेल्स को आपके पास में अभी काम कराना है। जक्स्ट्राग्लोमेरुलर सेल जैसे ही काम करेंगे एरिथ्रोपोइटिन की प्रोडक्शन हो जाएगी। एरिथ्रोपोइटिन का काम क्या है? बोन मैरो को स्टिमुलेट करिए और वहां पर जैसे ही बोन मैरो स्टिमुलेट होगी आरबीसी की प्रोडक्शन बढ़ रही है। आरबीसी की जब प्रोडक्शन बढ़ रही है तो आपके पास जो माइन्यूट क्वांटिटी का ऑक्सीजन भी बॉडी के अंदर अवेलेबल होगा वो भी हीमोग्लोबिन के साथ सैचुरेट हो पाएगा। इसीलिए जरा ध्यान दीजिएगा, नॉर्मल डे टू डे बेसिस के ऊपर ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व तो बॉडी में रोज चल रहा है, लेकिन क्या आपको कभी यह एहसास हुआ कि आपको हाइपोक्सिया हुआ? कभी नहीं, क्योंकि आपका जो हाइपोक्सिया है
उसको करेक्ट करने का काम कौन कर रहा है इस समय? आपकी किडनीज। ध्यान कर चलिएगा। दूसरी चीज, अगर आपने इसको नहीं भी ऐसे नॉर्मली एनालाइज किया हो तो तब तो आपने एनालाइज पक्का किया होगा, जब भी आप प्लेन से कभी भी, प्लेन एरिया से मैं बात कर रहा हूं, जब आप हायर एल्टीट्यूड, मान लीजिए अगर मैं आज बेसिकली किसी जगह पर प्लेन एरिया हूं, मान लेता हूं मैं अभी हमीरपुर हूं और मुझे शिमला जाना है, तो शिमला हायर एल्टीट्यूड पर है और हायर एल्टीट्यूड पर जाने पर जो आपके पास ऑक्सीजन की थिकनेस है वो रिड्यूस हो गई। मीन बाय मुझे कम ऑक्सीजन इनहेल करने के लिए मिल रही है और उसको कंपनसेट अब कैसे करेगी बॉडी? कंपनसेशन के लिए बॉडी ने किडनी को ये इंस्ट्रक्शन दे रखी है कि जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल के आपके पास जो फंक्शंस है उनको डिक्टेट करवाइए, एरिथ्रोपोइटिन की प्रोडक्शन बढ़ाइए ताकि आपकी जो बोन मैरो है उसको मैं स्टिमुलेट करवा सकूं और आरबीसी की प्रोडक्शन बढ़ा सकूं, तो तब जाकर आपकी बॉडी का जो माइन्यूट से माइन्यूट ऑक्सीजन होगी वो भी उस हीमोग्लोबिन के साथ चिपक पाएगी और तभी आप ये फील नहीं करेंगे कि आपको हाइपोक्सिया हुआ। लेकिन जब भी आप शिमला जाएं तो आप पक्का से ध्यान करिएगा, 1 या 2 दिन के लिए आपको थोड़ी बहुत ब्रीदिंग डिफिकल्टीज हमेशा होती हैं, लेकिन उसके बाद नहीं होती है। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि लगातार आपकी बॉडी एरिथ्रोपोइटिन को प्रोड्यूस करना शुरू कर देगी, आरबीसी का नंबर भी बढ़ जाएगा, हीमोग्लोबिन का नंबर भी बढ़ जाएगा। अब किसी का अगर आप कंप्लीट ब्लड काउंट करवाएंगे, अगर मान लीजिए आज मैं यहां पर हूं और 2 दिन के बाद मैं शिमला पहुंच गया, तो शिमला में जाकर मेरा हीमोग्लोबिन का लेवल बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि एरिथ्रोपोइटिन जो किडनी से आपके पास फॉर्म हो रही है वो सडनली आपके पास बोन मैरो को स्टिमुलेट करवाएगी और आरबीसी का नंबर और हीमोग्लोबिन का नंबर बढ़ाना शुरू होगी। तो आपको वो चीज नॉर्मल है, आप ये ना सोचें कि हीमोग्लोबिन सडनली बढ़ गया तो बेसिकली कोई एबनॉर्मेलिटी है, वो एक नॉर्मल चीज है। लेकिन यह भी हो सकता है कि मान लीजिए अगर आपका प्लेन में मान लीजिए 17 ग्राम पर डेसीलीटर आपका हीमोग्लोबिन है, तो शिमला जाकर अगर 19 ग्राम पर डेसीलीटर आ जाए तो यह कोई एबनॉर्मल चीज नहीं है, लेकिन प्लेन के लिए वही चीज एबनॉर्मल है। तो इस चीज को भी ध्यान कर देखिए कितनी सारी इंफॉर्मेशन यहां से मिल गई। पर ध्यान रखिएगा, जब तक आप मेरा लेक्चर फॉलो करते रहेंगे ऐसी रोचक जानकारियां आपको मिलती रहेंगी। आज के लिए इतना ही, कल से कुछ और चीजें नए टॉपिक्स के साथ मैं आपके साथ मिलता रहूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। इस चैनल को पक्का से सब्सक्राइब करें, फॉलो करिए। अगर आप 2024 की एमएनएस प्लस नीट की तैयारी कर रहे हैं तो बी पर्सोनिफाइड लेकर आया है बी पर्सोनिफाइड इंस्टेंट स्कॉलरशिप टेस्ट। इस टेस्ट के थ्रू आप हमारे 2024 के बैचेस के अंदर अप टू 90% जो स्कॉलरशिप है आप उसका जो फायदा है वहां पर उठा सकते हैं। स्कॉलरशिप टेस्ट के अंदर एनरोल करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए गूगल फॉर्म को आपको फिलअप करना है एंड आपको हमारी तरफ से हमारी कॉल का वेट करना है।